नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेएलकेएम करेगा छात्र अधिकार यात्रा की शुरुआत, हजारों की संख्या में जुड़ेंगे छात्र। झारखंड में राज्यपाल ने राजभवन के नाम का किया परिवर्तन। बनमसिया पुल के मरम्मती कार्य और गुणवत्ता का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। दामोदर नदी में वासरी ने छोड़ा काला तरल पदार्थ, प्रदूषित हुआ पानी। और आंगनबाड़ी केंद्र मामले में उपायुक्त ने लिया संज्ञान, कहा जल्द बदलेगी सूरत। और अब खबरें विस्तार से। जेएलकेएम के डुमरी के चिड़िया मोड़ से पदयात्रा छात्र अधिकार यात्रा की औपचारिक शुरुआत होनी है। यह यात्रा रांची विधानसभा में आयोजित होने वाले महाधरना में जाकर समाहित होगी। पदयात्रा के पहले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में लंबे समय से लंबित पड़ी जेपीएससी, जेएसएससी और जेटीईटी परीक्षा को लेकर सरकार के प्रति छात्रों की नाराजगी को सामने लाना। छात्रों का कहना है कि वर्षों से परीक्षाओं की अनिश्चितता और लगातार होती देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। रिक्त पदों पर जल्द बहाली शुरू करने की भी जोरदार मांग उठाई गई है। जेएलकेएम ने अपनी प्रमुख मांगों में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर वर्ष परीक्षा कैलेंडर जारी करे ताकि परीक्षा तिथियों और परिणामों को लेकर पारदर्शिता और निश्चितता बनी रहे। छात्रों का कहना है कि बिना परीक्षा कैलेंडर की तैयारी की रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रक्रिया अव्यवस्थित रहती है। यह छात्र अधिकार यात्रा कुल 180 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करेगी। यात्रा के दौरान पड़ने वाले विभिन्न प्रखंडों, बाजारों और चौक चौराहों पर छात्र संगठन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और युवाओं को समस्याओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के दिशा निर्देश के अनुसार 4 दिसंबर 2025 को चिड़ैया मोड़ डुमरी से एक छात्र अधिकार यात्रा प्रारंभ किया जा रहा है। यह छात्र अधिकार यात्रा आपका डुमरी से होते हुए बगोदर, विष्णुगढ़, दारू, सदर, हजारीबाग, चरही, रामगढ़ और मांझी होते हुए रांची विधानसभा जाएगी। लगभग हम लोग 180 से 190 किलोमीटर का यात्रा तय कर रहे हैं। ये यात्रा करने का मुख्य मकसद ये है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने के फैसले पर राज्यपाल ने मीडिया को संबोधित किया, इस परिवर्तन के महत्व को समझाया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बताया कि पद संभालने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने राजभवन का नाम परिवर्तित करने का किया है। उन्होंने राजभवन का नाम जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन रखा है और अब यह स्थान लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। पहले राजभवन आने में लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी। उनका मानना है कि इस परिवर्तन के बाद अब कोई भी यहाँ आ जा सकता है और अपनी बातें कर सकता है। लोक भवन के नाम से लोग खुद को अलग महसूस नहीं करेंगे, बल्कि एक जुड़ाव का काम करेगा। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। अब कोई भी यहाँ पर आ सकता है और अपनी बात को हम लोगों के सामने कह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन अच्छा परिवर्तन है और इससे लोगों का जुड़ाव इस स्थान से और बढ़ेगा। अपने आप को राजभवन के नाम से वो अलग महसूस नहीं करेंगे, लोक भवन के नाम से हम इसको जोड़ने का काम करें।
बुधवार को उपायुक्त आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से बरमसिया पुल में चल रहे मरम्मती कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल के अधिकारियों, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा कॉन्ट्रैक्टर से अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार राज्य सरकार की भी नज़र है, उनकी ओर से भी लगातार नज़र रखी जा रही है। लगातार समीक्षा के क्रम में भी यह पाया गया कि धनबाद में गया पुल हो, बरमसिया पुल हो, पॉलिटेक्निक वाला रोड हो, इन सभी में कुछ न कुछ मेजर चीज़ें हैं जो वर्षों से नहीं दशकों से लंबित थी। इसमें प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। बरमसिया पुल में लगभग 1 महीने से काम चल रहे हैं और उम्मीद है कि 15 दिनों के बाद छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल रूप से उनकी प्राथमिकता है कि बरमसिया पुल का काम अच्छे और गुणवत्तापूर्ण हो और आवागमन में कोई समस्या नहीं हो। साथ ही पुल के दूसरे छोर भी चेक कर रहे हैं कि दूसरे छोर में भी अगर कोई समस्या हो तो उसका भी निदान इस दौरान कर दिया जाएगा। की ट्रैफिक व्यवस्था पर लगातार राज्य सरकार की भी नज़र है, हम लोग भी देख रहे हैं और रेगुलर रिव्यू में आ रहा है कि धनबाद में गया पुल हो, बरमसिया पुल हो, पॉलिटेक्निक वाला रोड हो, ये सब में कुछ न कुछ मेजर चीज़ें हैं जो वर्षों से नहीं दशकों से लंबित थी। उसमें काफ़ी इस समय में काम हुआ है और इसमें रेलवेज़ का भी काफ़ी सहयोग रह रहा है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल वर्क अपने आप में बहुत जटिल होता है क्योंकि बहुत कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ रहते हैं, बट फिर भी बहुत सहयोगात्मक तरीके से हम लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। और बरमसिया पुल में लगभग 1 महीने से काम चल रहा है और 15 दिन, मुझे लगता है 15 से 20 दिन के बाद हम लोग छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन खोलेंगे। मूल रूप से हम लोगों का देखना यही था कि बरमसिया पुल का काम अच्छे से हो और आवागमन में कोई समस्या नहीं हो, और साथ ही दूसरा छोर भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि दूसरे छोर में भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम लोग चेक करके उसको भी ठीक करें। कितना परसेंटेज काम अभी तक? अभी तो देखिए सिर्फ अप्रोच की ढलाई का काम बचा है। तो मेन जो वर्क था आरी वॉल का जो गिर गया था, जिसके वजह से वो थ्रेट आ रहा था, यहाँ FCI की बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती है, तो वो एक बड़ा थ्रेट था, वो अवॉइड हो गया, उस पर काम हो चुका है। बस अप्रोच का काम है, तो मुझे लगता है कि 70% काम कहेंगे। क्या मतलब 2 हफ्ते में आवागमन शुरू हो सकता है? हाँ, 15 से 20 दिन में हम लोग सोच रहे हैं कि बरमसिया पुल का आवागमन शुरू हो जाए, ताकि जो लोड है बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर, गया पुल पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले रोड पर, इन सब पर लोड बहुत बढ़ गया है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। धनबाद पहुंचने के यही 3-4 मूल रास्ते हैं, तो वो सब का लोड थोड़ा कम होगा, तो गया पुल का भी काम जो लगा हुआ है वो भी थोड़ा स्पीड उसमें भी आए। बाइक को छोड़ेंगे? अभी छोटी गाड़ियों को हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर ही बाइक और ऑटो और 4 व्हीलर छोटा अलाउ करेंगे। पीने के पानी में काला तरल पदार्थ मिलने के बाद झमाडा ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। झमाडा ने धनबाद के जल संयंत्र से दामोदर नदी का पानी को शुद्ध कर झरिया, बस्ताकोला, फूसबंगला, धनसार, डिगवाडी, पाथरडी, भौरा, कुसुंडा, पुटकी, लोहाबाद, भोली, करकेंद, केंदुआ एवं कोलियरी आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की है। लेकिन 28 नवंबर की मध्य रात्रि से दामोदर नदी में प्रदूषित जल यानी कि काला पानी छोड़े जाने के बाद जांचोपरांत यह पाया गया कि दूषित जल मुनिडी कोलासी से प्रवाहित किया गया है। प्रदूषित जल छोड़े जाने से 9 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई, जिसे लेकर झमाडा ने प्रदूषण विभाग को सूचना दी और संबंधित वासी को पत्र जारी कर जवाब मांगा। यहाँ बता दें कि दामोदर नदी को गंगा नदी के सहायक नदी होने के कारण NMCG के तहत इसे प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। NMCG यानी कि नमामि मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण विभाग ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए महाप्रबंधक वेस्टर्न झरिया क्षेत्र, महाप्रबंधक पुटकी बलिहारी क्षेत्र, महाप्रबंधक वासरी डिवीजन और BCCL कोयला नगर को पत्र जारी कर जवाब मांगा। वहीं नगर आयुक्त ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर पत्र जारी किए गए हैं। दामोदर नदी से जो माडा का जो वाटर सप्लाई का प्लांट है, तो ये 29 की शाम को ये पाया गया जी कि पानी काला आ रहा है। हमारे इंजीनियर ने उसको 30 को जांच की, शाम हो गई थी जी तो प्लांट को शट डाउन किया गया और 30 को वो जांच किया गया, जिसमें JSPCB की टीम भी थी, उनको भी कहा गया था साथ में आने के लिए। उन्होंने जांच किया तो ये पाया कि कहीं ना कहीं से वो जो उन्हीं का जो कोल माइन से वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि ये पानी उसी कोलवासरी का है या फिर मुनिडी प्लांट का है। इस संबंध में JSPCB ने भी सर्च किया है, हम लोगों ने भी BCCL को लिखा है कि ये घटना दोबारा ना हो, इस पर संज्ञान लें और भविष्य के लिए इसमें। धनबाद शहर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत को मिरर मीडिया ने प्रमुखता से उजागर किए थे, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और
तुरंत बाद उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए कड़े शब्दों में कहा कि यह बेहद दुखद और अस्वीकार्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र जैसी संवेदनशील जगह नशे और अड्डेबाजियों का ठिकाना बन गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि बच्चों और माताओं के लिए इन केंद्रों का वास्तविक उद्देश्य सही ढंग से पूरा हो सके। उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में लगभग 1000 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो अब भी भवनहीन हैं, जिसके कारण असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ती है और केंद्र बंद होने के बाद जगह का इस्तेमाल गलत कार्य के लिए होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए प्रशासन ने व्यापक मुहिम शुरू कर दी है। उपायुक्त के अनुसार लगभग 700 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण की योजना तैयार है। इसमें 432 भवन मनरेगा से, 200 अन्य मद से और लगभग 100 भवन डीएमएफटी फंड से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए भवन आधुनिक डिजाइन के होंगे और यह तो विद्यालय परिसर के भीतर या किसी सुरक्षित बाउंड्री वाल के अंदर स्थापित किए जाएंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने के बाद किसी भी असामाजिक गतिविधि की आशंका न रहे। निरसा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जहां नशाखोरी और अड्डेबाजी की शिकायत थी, उसके बारे में उपायुक्त ने कहा कि इस पर शीघ्र ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हीरापुर झरनापाड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जहां गंदगी और कचरे के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर थे, उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि वहां की साफ सफाई जल्द पूरी कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उस केंद्र को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। और आप बड़े ही दुख की बात है, ऐसा कुछ मिला है, बट हम लोग अभी कुल 1000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी हैं जो भवनहीन है धनबाद में। हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं 432 आंगनवाड़ी नरेगा से और लगभग 200 विभाग से और 100 के आसपास डीएमएफटी से। तो 700 का भवन, 700-800 का भवन बन रहा है। उसी लिस्ट में निरसा वाला वो आंगनवाड़ी भी है। तो हम लोग नया भवन बनाते ही उसको शिफ्ट करेंगे और नए भवन को अब हम लोग बहुत ही उत्कृष्ट बना रहे हैं, उसमें बाउंड्री के साथ बना रहे हैं। अब जितना भी नया आंगनवाड़ी बन रहा है वो या तो स्कूल कैंपस में या तो स्कूल से पास है और स्कूल के बाहर अगर है तो उसमें बाउंड्री होगा ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सके। और ऐसे अड्डेबाजी की जो सूचनाएं आती रहती है, क्योंकि आंगनवाड़ी दिन में खुलता है, शाम में बंद रहता है, तो शाम में जो लोग अनावश्यक असामाजिक तत्व उसमें एंटर कर जाते हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। झरनापाड़ा में भी सर कचरा के बीच में आंगनबाड़ी संचालित हो रहा है। हटिया के अपोजिट में कचरा जमा हो रहा है, गंदगी है, पीने का पानी। एक बार देखिए, हम लोग सफाई को करवा ही देंगे, वो छोटा काम है, बट सही जगह आंगनवाड़ी संचालित हो ये मूल काम है। तो हम लोग देखते हैं अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी नया भवन हम लोग सैंक्शन करके पोषक क्षेत्र में जहाँ बच्चे और महिलाएं अच्छे से काम कर सकें, पढ़ाई कर सकें, वो हम लोग। बुधवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित गर्ल्स मिडिल स्कूल परिसर में दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित उम्मीद स्कूल में सक्षम संस्था के द्वारा विश्व दिव्यांगता दिवस बड़े उत्साह और संवेदनशील माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटुस उपस्थित हुए। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे दिव्यांग बच्चों ने अपनी कल्पनाओं और प्रतिभाओं को रंगों के माध्यम से सुंदर रूप दिया। सक्षम संस्था की प्रतिनिधि पलक अनुराधा वत्स ने बच्चों को चित्रांकन की बारीकियों के साथ साथ दिमाग को सक्रिय करने वाले विभिन्न खेलों की जानकारी भी दी, जिससे बच्चे उत्साहित हुए और प्रेरित दिखाई दिए। मुख्य अतिथि धनंजय पुटुस ने बच्चों को उत्साहित करते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद स्कूल की पहल को सराहा और भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन किया। किड्स जोन +2 हाई स्कूल हजारीबाग में वार्षिक खेल दिवस 2025 उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने कई खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किए। कार्यक्रम का उद्घाटन मेजर साजन कुमार देवव्रत और रिटायर आर्मी ऑफिसर अजित कुमार ने किया, जिन्होंने अपने संबोधन में खेलों को महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह का समापन पुरस्कार वितरण से हुआ, जिसमें कुल 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ विजेताओं को मेडल, चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण डायरेक्टर अभय कुमार सिंह, प्रिंसिपल सोनू गुप्ता, सचिव रंगत कुमार सिंह और वाइस प्रिंसिपल सहित शिक्षकों द्वारा किया गया। इसके अलावा विद्यालय की 10वीं कक्षा के 3 टॉपर छात्राओं रुखसार परवीन, अर्चना कुमारी और मंतशा परवीन को भी चेक देकर सम्मानित किया गया। जो ऑफिशियल्स हैं और जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो इंटरनेशनल स्तर के हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि थी और ये एक हजारीबाग जिला ही नहीं सहित एक आइडियल होगा सभी संस्थानों के लिए, सभी पूरे राज्य के स्कूलों के लिए कि इस तरह के आयोजन करते रहे, ताकि बच्चे जो है इससे तराश करके निकले और अच्छा से अच्छा ना केवल जिला का नाम रोशन करे बल्कि राज्य और देश का भी नाम रोशन करे। क्योंकि जो माध्यम है इन्होंने जो बनाया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और जो टेक्निकल स्टाफ्स और ऑफिशियल्स थे उन्होंने ना केवल स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया बल्कि उन्हें कई सारे वैसे टिप्स भी दी गई जो सामान्य तौर पर
एक गांव में या दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाता। सर ये मेरा स्कूल का फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट डे हम करवा रहे हैं। इसके पहले हम लोग एनुअल फंक्शन करवाए थे, तो इस बार मेरा फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट डे है और इसमें हम बच्चे का विनिंग प्राइज 2 लाख रुपया मैं रखा हूँ। सारे बच्चे मेरा रूरल क्षेत्र से आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को वो हर चीज़ मिले जो बच्चे खेलकूद से वंचित रहते हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं करजन ग्राउंड में आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा हूँ। IIT आश्रम धनबाद में बुधवार को शताब्दी स्थापना सप्ताह की शुरुआत अत्यंत गरिमामय माहौल में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि खनन, प्रौद्योगिक शोध और मानव संसाधन विकास में IIT आश्रम की भूमिका पिछले 1 सदी से उल्लेखनीय रही है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगी। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भव्य बनाया। IIT आश्रम के निदेशक प्रोफेसर सुकार मिश्रा ने स्वागत भाषण में कहा कि शताब्दी स्थापना वर्ष सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक नए उत्तरदायित्व की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि संस्थान माइनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सतत ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए काम करेगा। MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाड़ी को समारोह में सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि IIT आश्रम का 100 वर्षों का इतिहास भारत की तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के विकास का प्रेरणादायक अध्याय है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भारत और UK के बीच अनुसंधान सहयोग को लगातार मजबूत होते संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने टेक्समीन और ब्रिटेन स्थित जियोटेक के साथ शुरू हुई डिजिटाइजेशन लैब की भी सराहना की। डॉक्टर PK मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, अंतरिक्ष तकनीकी, क्राइम तकनीकी और टेक्नोलॉजी आधारित शासन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणी बन रहा है। उन्होंने महिला नेतृत्व आधारित विकास और सामाजिक हित में उपयोगी तकनीकी पर और अधिक शोध को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संस्थान के इनोवेशन इकोसिस्टम की उन्होंने खुले शब्दों में प्रशंसा की। शताब्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न कॉन्क्लेव, शोध प्रदर्शनी, पूर्व छात्र मिलन, नवाचार, शोकस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यह दर्शाता है कि IIT आश्रम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ भविष्य के भारत के तकनीकी नेतृत्व को नई गति देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।